नमस्ते शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। मैं ऋषिका श्री कक्षा पार्वती का 1A की ओर से आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत कर जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है छोटा दिया और सूरज। एक बड़े से पहाड़ पे एक छोटा दिया और सूरज रहा करता था। सूरज हर दिन बोला करता, मेरी रोशनी से तो पूरी दुनिया रंगवाती है। दिया ऐसा सुनकर उदास रहता था। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। उसे तब एक बार काला घना बादल छा गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया। सूरज बादलों के पीछे छुप गया और सब लोग डर रहे थे। बच्चे एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं मयंक रंजन कच्चा बाल बाटिका 1A की ओर से आप सभी को एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाथी की विठता। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक हाथी किसी बिट की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर बंदर दिखाई दिया। हाथी बोला, बंदर भाई, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? बंदर बोला, आप तो बहुत बड़े हैं, आप मेरे जैसा पेड़ पर झूल भी नहीं सकेंगे। मान न मान, मित्र में मान, आप इतने बड़े और मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो। यूं बेमेल की दोस्ती नहीं हो सकती। कहा जाना चाहता है, इसीलिए सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर कहीं छुप जाना चाहते हैं। शेर तो जानवरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। हाथी शेर से कहा, श्रीमान, क्यों मिनट में सबकी जान के पीछे पड़े हो? सारे जानवरों को एक ही दिन मार दोगे? जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। तो मुसीबत में काम है धन्यवाद। मैं बाल बाटिका 1 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी थी जो बहुत भूखी थी। फिर उसने बोला, ये तो अंगूर मीठे होंगे। फिर उसके बाद पेड़ थे, वहाँ से एक छोटी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, मैं तुम्हारे टहनियों में घोंसला बना के रह सकती हूँ? लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। पेड़ से उखड़कर गिर गया। जब चिड़िया ने बहते हुए पेड़ को देखा तो आके कही कि मेरे और मैं टहनियों में घोंसला बना के रहने आई थी, तुमने मना कर दी कि किसी के सुप्रभात, मेरा नाम अभिनव यादव आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अकड़ के मुर्गे का ठिकाने। एक समय की बात है, एक गागर अभिभावक
प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं श्रेयांश हूँ, बाल वाटिका 1C का छात्र। बहुत दिन के बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए निकले थे। उनके साथ उनका स्वान भी था। स्वान ऐसी जगह जाके भौंकने लगा जहाँ पर एकलव्य कड़ा अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर के बाद स्वान की भौंक करने लायक बना हूँ। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि हे बेटा, तुम धन्य हो, तुम्हारी कड़ी मेहनत ने तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने के लिए गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक कहीं सो रहा था, कहीं से चूहा आया, उसने उछल पड़ा। शेर की नींद टूट गई। उसकी डांट सुनकर वहाँ पर चूहा आया। हमने नुकीले दांतों से जाल को काट। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपने ऊपर बहुत घमंड करता था। एक दिन खरगोश कछुआ से बोला, तुम मेरे साथ रेस लगाओगे? तो बोला हाँ। एक दिन रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज नहीं करता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी ये आई, रे जल्दी खोलो खाना मचे दाल ले आई। अरे रे माँ गई, चलो गेट खोलते हैं। हाँ माँ गई, चलो गेट खोलते हैं। फिर छोटा वाला बच्चा कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे तुम मिलकर कहानी। की बात है। उज्जैन के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां थी। एक का नाम था कौशल्या, कौकेयी और सुमित्रा, और उनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था लक्ष्मण, एक का नाम था शत्रुघ्न, एक का नाम था भरत। उनके 4 भाई गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही ब्रह्मा है। ऐसे गुरु के दर्शन में मेरा प्रणाम। आप सभी तो मेरा सुप्रभात। मेरा नाम है डॉल्बी मिश्रा। मैं तथा बाल वाटिका 2 की छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम है गुरु की सीख। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करते थे। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत प्रेम और स्नेह करते थे। लेकिन शिष्य अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही आलसी था और सदा ही वो पढ़ाई से दूर भागता था और आज से काम तो तर्ज पे छोड़ देता था। गुरु ने कई बार समझाने के बाद भी उसकी वही आदत बनी रही। गुरु जी शिष्य भविष्य को लेते बहुत ही चिंतित होने लगे। तब गुरु जी ने शिष्य कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा शिष्य के हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा, ये जादुई पत्थर है, तुम इसे जिस भी रोहित वस्तु से स्पर्श कराओगे वो सूर्य में बदल जाएगा। मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर देते 2 दिन डाल रहा हूँ, पर याद रहे पिछले दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुमसे वापस नहीं लूंगा। तब शिष्य इस मोटे को पाते बहुत ही खुश हुआ। लेकिन ऐसी होने के कारण वो अपना पहला जिसका शीर्षक है विश्वास शिवराज,
हिमालय की तलहटी में शांतिवन नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम पीकू था। पीकू दिखने में बहुत साधारण और सुंदर दिखती थी और इसके पंख बाकी चिड़ियों जितना मजबूत नहीं थे। पीकू का सबसे बड़ा सपना था सपनों की घाटी तक पहुंचना। यह घाटी गांव से बहुत दूर अंधेरी पर्वतमाला के पीछे थी। कहा जाता था जो भी चिड़िया वहां पहुंचती थी उसके पंखों में जादुई शक्ति आ जाती थी। एक दिन पीकू ने हिम्मत करके उड़ान शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह थक गई और एक गांव के पास के नीम के पेड़ के नीचे गिर पड़ी। तभी वहां पर भला तुम्हें अभी ये बात क्यों सूझी? क्योंकि हमारे आने वाले प्रतिभागी जिनका नाम शांति कुमारी है और उनकी कहानी का शीर्षक भी कुछ इस तरह से है, कमी में छिपा सद्गुण। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। मैं शान्वी कुमारी कक्षा लाल वाटिका 2A की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी को एक अद्भुत कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है कमी में छुपा सद्गुण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के पास 2 घर थे। वो किसान अपने घर से बहुत दूर बहती नदी में पानी लेने जाया करता था। वो अपने दोनों घरों में पानी भर के एक बांस की लकड़ी पे दोनों सिरों पर अपने कंधे पे लाद के ले जाता था। दोनों घरों में से एक घड़ा सही सलामत था और दूसरे घड़े में एक चिराग थी जिससे पानी रिसता रहता था। एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से वो पानी चिराग के बजाय वो पानी आधा खाली हो जाता था। जो सही सलामत घड़ा था उसके अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो मालिक का घर पूरा पानी पहुंचाता है और वो फूटा हुआ घड़ा उदास रहा करता था। मालिक ने बोला, तुम उदास क्यों हो? वो फूटे घड़े ने बोला, इसलिए मैं उदास हूँ, जब मैं रास्ते से आता हूँ मेरा आधा पानी खाली हो जाता है। तो मालिक ने बोला, आज बाल वाटिका 2A का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अंधकार से प्रकाश की ओर। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। एक अलबामा नाम के गांव में घर था। उस घर के अंदर एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह बच्ची खिलौनों से खेलती थी, तोतली भाषा में बोलती थी। पर एक दिन अचानक उसे बहुत तेज से बुखार आया। बुखार तो कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन उस बुखार की वजह से एक अजीब घटना घटी। जब उस बच्ची की मम्मी दरवाजे की घंटी बजाई तब उसने सुना ही नहीं, और जब उसके सामने ताली बजाई तब उसने देखा ही नहीं। माता पिता बहुत परेशान हुए कि हमारी बच्ची को क्या हुआ है, लेकिन उसकी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने एक ब्लाइंड स्कूल में पत्र लिखा। तब अचानक एक दिन उनके घर पर एक लड़की आई। वह लड़की और कोई नहीं, एक शिक्षक थी। उस शिक्षक का नाम मिस एनी सुलीवन था। मिस एनी सुलीवन बच्ची की अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने आई थी। एनी बच्ची को माता पिता से दूर अलग घर में ले गई ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। एक दिन एनी बच्ची को बाहर बगीचे में ले गई। वहां लगे हैंडपंप के नीचे उसका एक हाथ रखी और दूसरे हाथ की हथेली पर कुछ लिखने लगी। वह लिख रही थी WATER, मतलब वाटर। बच्ची को पहली बार समझ में आया कि एक हाथ पर जो लिखा है और दूसरे हाथ पर जो ठंडा ठंडा लग रहा है, उन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब पानी।
थी, हेलन ने इतिहास रच दिया। हेलन ने घुड़सवारी, तैरना और शतरंज खेलना भी सीखा। जंगल से जा रहा था, तभी उसको एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने सोचा क्यों नहीं इस पत्थर से मूर्ति बनाई जाए। उसने अपने बैग से छेनी और तोड़ी निकाली, इस पर वार करने लगा। पत्थर से आवाज आई कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं पे छोड़ के थोड़ी दूर आगे चला गया। उसको फिर से एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने सोचा क्यों नहीं इस पत्थर से मूर्ति बनाई जाए। उसने अपने बैग से छेनी और तोड़ी निकाली, उस पर वार करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द दे आया था, पर वो दर्द को सहता रहा। थोड़ी ही देर के बाद मूर्तिकार ने एक अच्छी सी मूर्ति बनाई भगवान की। वो उस मूर्ति को वहीं पे छोड़ के थोड़ी दूर आगे चला गया। वो एक गांव में पहुंचा। उसको पता चला कि वहां पे एक मंदिर बना है, वहां पे मूर्ति की जरूरत है। वो गांव वालों से कहा, गांव वालों, ये जो मैंने पास के जंगल में जाकर एक तो भगवान जी की मूर्ति बना के रखी हुई है, तुम बच्चे गांव वाले जाकर इस मंदिर में स्थापित कर दो। गांव वालों ने मूर्ति के साथ साथ नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर को भी ले आए। एक रात पत्थर मूर्ति बात कर रहे थे। पत्थर ने कहा, तू तो बहुत खुश है, तेरे लोग पूजा करते हैं, तेरे ऊपर फूल चढ़ाते, तेरे और सजाते धजाते, और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते, जिससे मुझे बहुत दर्द देता है। मूर्ति ने कहा, उस दिन तू छेनी हथौड़ी का वार सहन कर लेता। आज तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं, कोई संघर्ष के कोई मान नहीं होता, जब तक लगे नहीं हथौड़ी की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में जी। समक्ष शिक्षा ग्रहण कक्षा बाल वाटिका 2B की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खुद को कमजोर मत समझो। जब हम चांद को देखते, भगवान की सुंदरता नजर आती है। जब हम सूरज को देखते, भगवान का तेज दिखता है। जब हम खुद को आईने में देखते, प्यारी रचना दिखती है। यानी हम खुद पर भरोसा करना सीखे। नमस्ते। यहाँ कहानी पुराने जमाने की है। एक किसान था जो हर सुबह सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता था। उस डंडे को दोनों घलट कर देता, फिर तालाब से पानी लेकर तक लौटता था। यही उसका रोज का काम था। ये बात थी, दोनों घड़े पुराने हो चुके थे, जिसमें से एक घड़ा फूट चुका था और उसमें से पानी रिसने लगता। जो नया घड़ा था, उस बात पे बहुत घमंड था। वो अक्सर फूटे घड़े को चुराता था। देखो, मैं तो किसान को पूरा काम करता हूँ, उसकी जाया नहीं जाने देता। और एक तुम जो किसी काम के नहीं हो, तुम मालिक को सच का पता चल जाएगा तो मैं फेंक देगा और नया घड़ा लाएगा। ये बात सोचकर वो दुखी होने लगता है। फिर मालिक से बोले, मालिक आप मुझे छोड़ दीजिए, हम नया घड़ा लाए, दुख तो लगेगा ही। फिर मालिक बोलता है, अरे पागल, तू इतना दुखी क्यों होता है, मन छोटा मत कर। जब हम अगली सुबह फिर चल पड़ेंगे, एक चीज देखना, फिर बात करेंगे। फिर किसान फिर चल पड़ा। फूटे घड़े ने देखा, रास्ते के बीच में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उदासी दूर हो गई। फिर मालिक बोला, घर जाके कैसे लगे फूल, अच्छा लगा ना। फिर वो फूटा घड़ा फिर उदास होता है। फिर मालिक से बोलता है, मालिक आज रात साथ तो बहुत सुंदर रखा, फिर मैं दुखी हूँ। आज मैं आपका पूरा काम ही नहीं कर पाया, मेहनत जाया ही हो गई। मैं बाजार से एक बीज आया और उसका है, जिस तरफ तुम लटकते हो उस तरफ बीज बो दिए। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, अब खुद को कमजोर मत समझो। धन्यवाद। आपका दिन मंगल। प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण
एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रज्वल तिवारी कक्षा 12 का 2 का छात्र हूँ। मैं आपको एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अभ्यास की ताकत। क्या आपको अभ्यास की ताकत के बारे में पता है कि निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? आज की प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने जमाने की, जब ना स्कूल होते थे, जब ना किताब से भरी अलमारी, या बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। बच्चे गुरुजी के आश्रम में बैठे ब्रिज का काम करते, लकड़ियां बटोरते, गाय चराते, साथ ही साथ पढ़ाई करते। ऐसी एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया जैसे बाकी बच्चे जाते थे। गुरुकुल में वरदराज ने साथियों के साथ घुल मिल गया। सभी लोग साथ खेलते खाते, लेकिन एक जगह थी जहाँ वरदराज अपने साथियों के साथ बहुत पीछे था, जो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते उसकी तुलना में कम समझ में आता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। समय बीतता गया, साल खत्म हो, उसके साथ सब अगली कक्षा में चले गए और वरदराज वहीं रह गया। तब एक दिन गुरुजी ने वरदराज को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा वरदराज, तुम्हारे यहाँ से मैं बर्बाद हो रहा है, तुम घर चले जाओ। मानो वरदराज के दिल पर पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई, वो अपने भाई कदमों से घर की तरफ लौट गया। दोपहर का समय था, वरदराज को बहुत प्यास लगी थी। वो चारों तरफ देखा, फिर भी उसको कुछ नहीं दिखा। कुछ ही दूर पर उसको एक कुआं दिखा जहाँ कुछ औरतें रस्सी से पानी खींच रही थी। वो दौड़ते दौड़ते गए वहाँ और देखा कोई जो पत्थर उसमें गहरे निशान आ गए थे। तो माता जी से पूछा वरदराज ने, माता जी, इतने कठोर पत्थर और इतने गहरे निशान कैसे आ गए? क्या इसको किसी ने तराशा है? तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा, इसको किसी ने नहीं तराशा, ये तो रस्सी के कारण आने जाने से हुआ। ये बात वरदराज के दिल पर मानो तीर जैसे लगी। फिर उसने सोचा, इतने कठोर पत्थर पर इतने गहरे निशान आ सकते हैं रस्सी के कारण से, तो मैं अपनी लगातार अभ्यास से अपने दिमाग में विद्या की छाप नहीं ला सकता। वो फिर से गुरुकुल की तरफ लौट गया। वो जब पहुंचा, उसके साथी सब चौंक गए कि वो वरदराज फिर से यहाँ। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तू फिर से यहाँ? तो वरदराज ने बोला, जी गुरुजी। फिर वरदराज ने गुरुजी को अपने सारे बातें बताई। फिर गुरुजी ने वरदराज की आंखों पर एक नई चमक दिखी। तो फिर वरदराज ने बोला, गुरुजी मुझे कौन मौका दीजिए, मैं फिर से कोशिश कर लूँगा। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है। तो वरदराज मेहनत करता वो आगे बढ़कर एक दिन महान विद्वान बना। उसने संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक लिखी। दोस्तों, इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करत करत अभ्यास के जयमति होत सुजान, रसरी आपत जात ते सिर पर होत निशान। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्वल। सुप्रभात, मेरा नाम है नीरज सेन। मैं कक्षा 12 का 2B का छात्र हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है खुद पर भरोसा रखो। एक गांव के पास घना जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वो पेड़ की ऊंची डाली पर एक गौरैया रहती थी। उसका नाम चीनी था। बाकी पक्षी ऊंचा उठते, कलाबाजियां दिखाते। चीनी चुपचाप अपने घोंसले से उन्हें देखती और मने मन सोचती, काश मैं भी उड़ पाती। बाद लोग पास सूरज को छुपाती, पर वो जब भी उड़ने की कोशिश करती, वह कांप जाती और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर जाते। सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाते। ये बोलते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो। चीनी चुप रहती, उसके आंखों से आंसू आ जाते। वह खुद से कहती, मेरे सपने मजबूत हैं, मेरे को खुद पर भरोसा है। शाम की बात एक तोता आया। वह बोला कि अभिवादन ओ मेरे प्यारे साथी, सुप्रभात। मेरा नाम यांश गुप्ता है। मैं बार-बार का 2B का छात्र हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है समय का मार। एक चींटी और चिड़िया में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी। चींटी दिन रात मेहनत करके अपना काम समेट करती।
बरसात को समाने वाला था। चींटी ने खाना इकट्ठा कर लिया था, तो उन्होंने चिड़िया से कहा, बहन तुम खाना इकट्ठा कर लो। तो चुन उसकी कोई बात ना सुनी, उड़ के अपने घोंसले में चले गए। बरसात का मौसम आ गया, दिन रात बारिश होने लगी। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाई, उनके बच्चे भूख के मारे रोने लगे। चींटी को चिड़िया पे दया आई, तो चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन तुम मेरे दिल से थोड़ा खाना ले सकती हो। तो जिन उसको महादेव, शिक्षकगण, अभिभावकगण, एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं सूर्यांश शर्मा कक्षा बाल-वाटिका 2 की ओर से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे सपने। एक मैडम थी जिनका नाम सुनीता था। वो रोज की तरह अपने क्लास में गई। क्लास में जाते ही मैम ने बोला, सभी बच्चे अपने सपनों के बारे में लिखो। फिर सबने सपनों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर सबने सपनों के बारे में लिख लिया। फिर मैम कॉपी इकट्ठा करके स्टाफ रूम में चली गई। फिर मैम कॉपी चेक करने लगी। कुछ बच्चों का सपना था मैं डॉक्टर बन जाऊं, कुछ बच्चों का सपना था मैं इंजीनियर बन जाऊं, कुछ बच्चों का सपना था मैं पायलट बन जाऊं, कुछ बच्चों का सपना था कि मैं पुलिस वाला बन जाऊं। पर एक कॉपी देख के मैम रोने लगी। फिर पास वाली मैडम बोलती है, आप क्यों रो रही है? फिर मैम ने बोला, इस कॉपी में इस बच्चे ने लिखा है कि मैं स्कूल से आके मुझे प्यार से देखती। फिर यही पढ़ते मैम और रोने लगी। पता है वो कॉपी किसकी थी? वो खुद सुनीता मैम के बेटे की थी। फिर आगे बच्चा लिखता है, ओ मम्मी पापा मोबाइल जब से आया हमसे ध्यान हटाया, हमारा क्या कसूर? क्यों किया है इतना दूर? बंद करो ये अत्याचार, हमको दे दो ना अपना प्यार। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मोबाइल तो आज भी है और कल भी रहेगा, पर हम बच्चों का बचपन कल नहीं रहेगा। इसलिए मोबाइल से नहीं, हमसे प्यार करिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। गो से नहीं दिखती छाई तो बनती है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे प्यारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो अनोखी कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है रंगों वाला बादल। एक दिन आसमान में एक छोटू सा गोल मटोल बादल रहता था, जिसका नाम था गोलू बादल। गोलू बादल बहुत ही अच्छा था, पर उसे एक बात की चिंता रहती थी। सभी चीजें तो रंग होते हैं, पेड़ हरा, फूल लाल, सूरज पीला, आसमान नीला और मैं एकदम सफेद। मेरे पास तो कोई रंग नहीं। गोलू बादल उदास रहता था। एक दिन गोलू बादल ने फैसला किया, मैं अपना रंग तो ढूंढ के लाऊंगा। गोलू बादल ये सोचते सोचते सूरज चाचा के पास गया। सूरज चाचा अपने में से थोड़ा सा पीला रंग दोगे? सूरज चाचा हंस के बोले, अरे गोलू मेरा रंग तो बहुत गर्म है, तुम तो पिघल जाओगे। गोलू बादल उदास हो गया। एक दिन गोलू बादल हवा के पास जाने लगता है। हवा बहन अपने में से थोड़ा सा रंग दोगी? हवा बहन बोली, अरे गोलू मेरे पास तो कोई रंग नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? गोलू बादल उदास हो गया। उदास गोलू धरती की तरफ जाने लगता है। उसे बच्चों के हंसने की आवाज आई, देखो गोलू बादल आया। गोल मटोल गोलू बादल, हमारे
अच्छाई ही सबसे सच्चा रंग है। जिसके दिल में अच्छाई हो वो खुद ही सुंदर बन जाता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो हमेशा। छोटी आदरणीय पचाम होडे शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं संभवी सिंह ठाकुर बाल वाटिका 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सपनों की उड़ान, अब्दुल कलाम की कहानी। एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण सा लड़का रहता था। अब्दुल कलाम उसके पिता नाव चलाते थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बच्चे की आंखों में चमक थी। आसमान को छूने का सपना था। स्कूल में एक दिन उनकी विज्ञान की टीचर ने उनको उड़ते हुए पक्षियों के बारे में पढ़ाया। अब्दुल कलाम उसी समय सोचे कि मैं भी कभी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। अब्दुल कलाम ने घर लौटकर अपने सपने पूरे करने की ठान ली। पैसों की कमी थी पर हिम्मत की नहीं। वो सुबह अखबार बांटे, स्कूल जाते और फिर रात को पढ़ाई करते। उनका एक ही विश्वास था कि कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उनकी लगन ने रास्ता बनाया। उन्होंने विज्ञान पढ़ा, मिसाइल तकनीक में महारत हासिल करी और एक दिन वही बच्चा जो कभी अखबार बांटता था वो भारत का मिसाइल मैन बन गया। उन्हें बाद में देश का राष्ट्रपति भी चुना गया। एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे। अब्दुल कलाम हमेशा कहते कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब तो दोस्तों, अब्दुल कलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी सपनों को नहीं रोकती। मेहनत से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जो खुद पर भरोसा करता है वही सीखना चाहता हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है घमंडी मोर और एक बुद्धिमान सारस। ध्यान से सुनिएगा तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोर था, वो बहुत ही घमंडी था। वह अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। वह बोलता, जरा मेरी पूंछ तो देखो कितनी सुंदर है, जरा मेरे पंख तो देखो कितनी मनमोहक है। वह हमेशा नदी के लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव अच्छा और जिज्ञासु लड़का था। नए नए बातों को सीखने की इच्छा उसके मन में रहती थी। बस उसकी एक आदत अच्छी नहीं थी, वो हर काम का अधूरा छोड़ देता था। जैसा है बस इसके अंदर धैर्य नहीं है, इसलिए आगे कुछ नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक शाही संदेश आया कि राजा विक्रम सिंह गांव में एक उत्सव करवाने जा रहे हैं जिसमें संगीत, नृत्य और विद्या की प्रतियोगिता रखी गई है। जीतने वाले को सोने का पदक मिलेगा, राजधानी के गुरुकुल में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। आरव का भी मन था गुरुकुल में पढ़ने का। आरव सोचता था, क्या मैं इतनी बड़ी प्रतियोगिता में सफल हो पाऊंगा, क्योंकि मैं हर काम तो अधूरा छोड़ देता हूँ। आरव ये छोड़कर निराश होकर बैठ गया। तभी वहां से एक बूढ़े साधु बाबा जी गुजर रहे थे। उनने देखा, अरे आरव और निराश और उदास होकर बैठा। तभी कमी थी, वो पहले गड्ढा खोदना शुरू किया। पहले 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। फिर दूसरी जगह 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते तीसरे 5वें दिन अलग अलग जगह खुदाई की, पानी नहीं निकला और हार मान के बैठ गया। उसी गांव का एक दूसरा किसान था, उसके खेत में भी पानी की कमी थी। वह रोज एक जगह गड्ढा खोदता। ऐसे करते करते 40 फीट खोद लिया। पानी की मीठी जलधारा निकल पड़ी।
अभ्यास करता है उनको सफलता जरूर मिलती है। आरव भी सोच रहा था मैं भी तो हर काम अधूरा छोड़ देता हूँ। साधु बाबा जी ने दूसरी कहानी सुनाई। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। तानसेन राजा अकबर के दरबार के बहुत बड़े महान गायक थे। क्या वो इतने जन्म से ही मानते? नहीं, उनके गुरुजी ने उनको रोज अभ्यास करवाया। कभी गला बैठ जाता, कभी सुर बिगड़ जाते, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो करते रहे, अभ्यास करते रहे और एक दिन बहुत बड़े महान गायक बन गए। इस कहानी को सुन के आरव मन में ठान लिया वो किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो हर सुबह बांसुरी का अभ्यास करता। शुरुआत में सुर बिगड़ रहे थे, पर वो अभ्यास करता रहा और एक दिन बहुत अच्छा बांसुरी बजाने लगा। ऐसे करते करते वो हल भी चलाना सीख रहा था। शुरुआत में बैल भाग रहे थे, पर उसने भी उनको पकड़ना सीख लिया। गांव वाले उसको देखकर आपस में बातें करते, अरे ये लड़का तो वही आरव है जो हर काम का अधूरा छोड़ देता था। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजमहल रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया था। चारों ओर से गायक, वादक और विद्वान आए थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। आरव की बारी आई। आरव ने गहरी सांस ली और बांसुरी बजाना शुरू किया। धुन इतना मधुर निकला कि सब लोग चकित रह गए। आरव की बांसुरी की धुन सुन के सब लोग मगन हो गए। प्रतियोगिता समाप्त हुई। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हमारे राज्य का गौरव बनेगा। इसलिए आरव को पुरस्कार भी मिल गया। राजधानी के गुरुकुल में पढ़ने का मौका भी मिल गया। गुरुकुल जाते समय आज करे सोआ पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? कल करे सो आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? दोस्तों, आप मेरे दोहे से तो समझ ही गए होंगे मेरी कहानी का शीर्षक क्या है। मेरी कहानी का शीर्षक है कल करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत आलसी था। उस किसान का नाम है रामू। रामू का एक बहुत बड़ा खेत था। उसके पास बीज थी और बैल भी थे और हल भी थे। उसके पास एक और चीज थी, वो थे बहुत बड़े बड़े सपने। लेकिन उसकी आदतें उसके सपनों की रुकावटें बन रही थी। वो उसके पास हर दिन एक एक बहाने थे। आज बहुत थक गया, आज नहीं कल से मेरी मेहनत शुरू हो गई। आज बहुत धूप हो रही है, आज नहीं कल से मेरी मेहनत शुरू होगी। आज बहुत बारिश हो रही है, आज नहीं कल से मेरी मेहनत शुरू होगी। ऐसे ही चलता गया। रामू का पूरा खेत सूख गया, पूरा। रामू का दोस्त गोपाल का भी बहुत बड़ा खेत था, लेकिन गोपाल रामू का विपरीत आदत वाला था। गोपाल रोज सुबह 4 बजे उठता, बैल लेके खेत पे चला जाता। गोपाल बहुत मेहनत करता, चाहे बारिश हो या धूप, बहुत मेहनत करता। गांव वाले गोपाल से पूछते, गोपाल तू इतना मेहनत क्यों करता है? गोपाल बोलता, अभी मेहनत करेंगे जब फसल अपनी मेहनत का फल लेगी, जब आराम करेंगे। रामू का पूरा खेत सूख गया था। रामू खेत पे रात में सूखे खेत पे बैठ के रो रहा था। बोल रहा था, मैंने आज से मेहनत क्यों नहीं शुरू की? मैंने अपना काम कल पे क्यों डाला? यही रामू पूरी रात तक सोचते रहा। अगली सुबह रामू ने बहुत मेहनत की। उसको नींद तो आ रही थी, लेकिन रामू सोया नहीं, वो मेहनत किया। चाहे बारिश हो या धूप, वो बहुत मेहनत किया। कुछ दिनों बाद उसकी बीज अंकुरित होने लगी, फसल बढ़ने लगी, फसल लहराने लगी, पूरा खेत हरा भरा हो गया। कुछ सालों बाद रामू का खेत गांव का सबसे अच्छा रामू किसान बन गया। रामू बोलता गांव वाले से, गांव वालों, हमें कभी भी अपना काम कल पे नहीं
देती है। वो चौंक जाता है। जब वो भागा भागा उधर जाके देखता है तो उसका किसान मतलब उसका गधा उस कुएं में गिर चुका था। वो तो गिर चुका था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बेचारे की ये आवाज सुनकर किसान का कलेजा फट गया। वो कई घंटे तक वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कैसे कैसे निकालूं, रस्सी से खींचूंगा, रस्सी टूट जाएगी। अब वैसे के बीच मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाया करती, कभी बाढ़ जाया करती, कभी सूखे की वजह से उसकी फसल खराब हो जाया करती, कभी ठंड बहुत होती तो कभी गर्मी इतनी होती कि वो बेचारा कभी अपनी फसल को पूरी नहीं कर पाता। अब भगवान ही एकमात्र सहारा है। अब वो सीधा मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपके सामने इतने लड्डू चढ़ाता हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो? कभी भी कोई भी मौसम कर देते हो। कृपया कर बस एक बार मौसम को मेरे अनुसार होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अनाज के भंडार कर देता हूँ। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु वर्ष, अब से जैसा तुम चाहोगे, आज के बाद बस वैसा ही मौसम हो जाया करेगा। यह साल मैंने तुमको दिया। किसान बहुत खुशी खुशी अपने घर लौटा। इस बार भगवान ने अपने अनुसार कुछ नहीं किया। किसान जब चाहता बारिश हो जाती, जब चाहता धूप खिलाती। उसने कभी भी आंधी, तूफान या बाढ़ को नजदीक न आने दिया। फसल बहुत अच्छी रही, पौधे लहरा रहे थे। समय के साथ साथ किसान की खुशी भी बढ़ी और फसल भी। अरे वाह, मैंने भगवान से प्रार्थना करके अच्छा ही किया। अब कोई भूखा नहीं मरेगा, सबके पास खूब सारा अनाज होगा। आखिर फसल कटाई का समय आ गया। किसान बहुत खुशी खुशी अपने खेत की ओर बढ़ा। मेरे हीरे मोती, मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। अरे ये क्या, गेहूं की बालियों में तो एक भी दाना नहीं। उसका दिल धक सा रह गया। उसकी खुशी जैसे काफिली हो गई। वो दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या, मेरे सारे किए धराए पर पानी ही फिर गया। ये तो होना ही था वर्ष। आखिर तुमने जरा भी आंधी, तूफान या बाढ़ को नजदीक न आने दिया। जबकि ही तमाम मुश्किलें हैं जिनसे एक बीज संघर्ष करके अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करते हैं, और तुमने मुश्किलें आने ही ना दी तो कैसे बढ़ते हैं बीज, बताओ तुम। भक्तिन की ओर से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है व्यवहार का ज्ञान। एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। चारों महिलाएं कुएं पर पानी भरते समय इधर उधर की बातें कर रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद चारों महिलाएं अपने बेटों की तारीफ करने लगी। सबसे पहली महिला ने बोला, मेरा बेटा काशी से पढ़ के आया है। वो संस्कृत हिस्से का विद्वान हो गया है। उसे बड़े से बड़ा ग्रंथ मुँह जवानी याद है। वो विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी विज्ञान की पढ़ाई की है। वो एक वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है। वो एक शिक्षक बन गया है और वो दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला ये सब चुपचाप सुन रही थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, बहन तुम भी बताओ, आजकल तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करके धीमी आवाज में बोला, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वो खेत में काम करता है। ये सब बातचीत होने के बाद चारों महिला अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद पहली महिला का बेटा आते हुए दिखा और उन्होंने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार करके आगे की ओर चल पड़ा। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला का बेटा भी आते हुए दिखा। उसने चारों महिलाओं को नमस्कार करके आगे की ओर चल पड़ा।
चौथी महिला का बेटा जब अपनी माँ के सिर के ऊपर पानी का घड़ा लेके आते हुए देखा तो दौड़ के गया और अपनी माँ के सिर के ऊपर से पानी का घड़ा उतार के बोला, माँ तुम क्यों चली आई, मुझे भेज दिया होता, मैं चला आता। ये बोल के चौथी महिला का बेटा घर की ओर चल पड़ा। तीनों महिलाएं देखती रह गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में सिर्फ किताबी ज्ञान का होना काफी नहीं है, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। हमें सीखना होगा कि वह किताबी ज्ञान वैसे ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में ही करना है। के घर जाता है उसको आंखों में जाता है क्योंकि नानी के घर में आम का बगीचा है। गोलू से खतर खेलता है, आज उसके पास दोस्त भी है, फिर गोलू ने आम खिलाता है। एक दिन की बात है, गोलू को खेलते खेलते चोट लग गई। गोलू के दोस्त ने उठाकर घर पहुंचाया, चोट लगने की सारी बात बताई। फिर मम्मी ने उस गोलू को चोट का दवाई लगाई और मालिश की गई। फिर मम्मी ने उन दोस्तों को चढ़ने जंगल में गई। शाम ढलने ही वाली थी, तभी उसने देखा एक बाघ उसकी तरफ दबे पाँव आ रहा था। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए उस तालाब के अंदर घुस गया। तभी उन्होंने देखा वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। अब वह दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम है हसीता ढोटे बाल वाटिका टीवी की ओर से मैं आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ शेर और बंदर की कहानी। एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। शेर और शेरनी बहुत बड़ी गुफा में रहते थे। छोटे बड़े जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर अच्छा अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन शेरनी अपने शेर से कहती है, सुनो जी, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, तुम आज मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ कर आ जाओ। ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं, कुछ महीने मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। ठीक है, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। दूर हल्दी घाटी में के जंगल में शेरनी की मम्मी का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करते हैं। वाटिका 3D का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है समय पर उठना। एक बालक था, उसका नाम अमन था। वो रात को देर से सोता था, इसलिए वो स्कूल देर से पहुंचता था। एक सुबह माँ बार बार उठाने पर नहीं उठ रहा था। माँ ने याद दिलाया कि आज स्कूल में उत्सव है। अमन जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर जाके देखा कि स्कूल पर जा चुकी थी। माँ इसको कार से स्कूल ले गई। देखा कि स्कूल गेट बंद हो चुका था। अमन रोते रोते घर वापस आया। वाह, खरगोश की कहानी। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बहुत घमंड था कि वो बहुत तेज भाग सकता है। कछुए की धीमी चाल देख के खरगोश खिल्ली उड़ाता है। ऐसे में एक दिन, क्यों कछुआ काका, तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? क्यों नहीं, हम दोनों में से जो जीतेगा उसको बड़ा उड़ के देखा। ये कछुआ फूटा गड़ा। एक किसान रोज सुबह उठकर नदी से पानी लेने जाता था। उसके पास दो घड़े थे। एक घड़ा सही रहता था, दूसरा फूटा रहता था। सही घड़े को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो फूटे घड़े का मजाक उड़ा रहा था। फूटा घड़ा उदास था।
तो किसान ने बोला तुम क्यों उदास हो? तो फूटे काले ने बोला आपको शायद पता नहीं है, मैं एक जगह मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं बालवाड़ी में 3 सेक्शन सी की छात्रा हूँ। मेरा नाम है श्रावस्ती मिश्रा। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपने में भरोसा रखिए। एक गांव के पास एक घना जंगल था। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। वहाँ एक ऊंची डाली में गौरैया रहती थी जिसका नाम था चीनी। वो कभी उड़ नहीं पाती थी। सारे पक्षी उड़ते और कलवादियों खा के उसका मजाक बनाते। जब भी चीनी उड़ती नीचे गिर जाती और पक्षी उसका मजाक बनाते, पर चीनी चुप रहती और जाके अपने पेड़ के पास बैठ के रोने लगती। वो शाम को खुद से कही क्या मैं थोड़ी कमजोर हूँ, पर मेरा सपना बहुत मजबूत है, मैं अपने में भरोसा रखती हूँ। तो फिर वो बोलती कि मैं चाहे उड़ूं के चाहे गिरूं, पर कोशिश तो जरूर करूंगी। वो उड़ी और नहीं उड़ पाई, सीधा जमीन में गिर गई। और फिर कुछ पक्षियों ने फिर से ताने मारे और बोला था ना तेरी बस की बात नहीं है। फिर वो जाके वो पेड़ की जड़ के पास बैठ के रोने लगती है। फिर घर के पास एक तोता के बोला उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होता है। जब वो आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खबंदी मोर और बुद्धिमान सारस। एक बार एक मोर था, वो बड़ा ही घमंडी था। वो कहता जरा मेरे पंख तो देखो, कितने सुंदर है, कितने चमकीले हैं। मैं सभी पक्षियों में सबसे सुंदर हूँ। एक दिन नदी के किनारे से एक साइज दिखा दिया। इसको देखते रहते मुंह फैले, इसका अपमान करते उसने कहा कितने घीन पक्षी हो तुम, तुम्हारा कितना सादा और फीका है। सास ने कहा सचमुच तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है। मेरे पंख तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं है, पर इससे क्या, तुम तो अपने पंखों से ऊंचे रंग भर नहीं सकते, बल्कि मैं तो आसमान को छू सकता हूँ। इतने तक सास ने उड़ान भरी और बहुत ऊंचा आसमान में चला गया। मुंह से शर्मिंदगी से देखता ही रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता के अत्याचार मादाएं शिक्षक करती वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करते थे। तो कभी गर्मी बेहद होती तो कभी ठंड इतनी होती कि वो बेचारा अपनी फसल को प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन वो दुखी होकर मंदिर में जा पहुंचा। भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, बेशक आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको जरा भी खेती बाड़ी की जानकारी नहीं है। कृपया करके एक बार बस मेरा अनुसार माछा को होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपने अन्न के भंडार को भरता हूँ। तब आकाशवाणी हुई, तथास्तुवत्, जैसा तुम कहोगे आपके पास वैसा ही मौसम हुआ करेगा। और ये साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ा खुशी घर आया। क्या होता है कि उस बरस रोगर ने अपने अनुसार कुछ भी नहीं किया। किसान जब चाहता धूप खिल जाती, जब चाहता बारिश हो जाती, लेकिन किसान ने कभी आंधी तूफान को नहीं आने दिया। बड़ी अच्छी फसल हुई, पौधे बड़े लहरा रहे थे। समय के साथ फसल भी बढ़ी और किसान की खुशी भी। आखिरकार फसल काटने का समय आ ही गया था। किसान खुशी खेत को हो गया। जैसे ही खेत में घुसा, बड़ा हैरान हुआ और उसकी खुशी भी काफूर में बदल गई कि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं था। उसका दिल थर्च रह गया। किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या? तब आकाशवाणी हुई, ये तो होना ही था वक्त। तुमने जरा भी तूफान आंधी और को नहीं आने दिया, जबकि
विश्वकर्मा, आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका सीख है खुद को कमजोर मत समझो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब हम चांद को देखते हैं तो भगवान की सुंदरता नजर आती, जब हम सूरज को देखते हैं तो भगवान का तेज दिखता है, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखाई देती है, यानी हम खुद। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए। एक किसान था जो रोज सुबह सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उस डंडे पर 2 घड़े लटका लेता, तालाब से पानी भरकर अपने घर तक लाता। यही उसका रोज का काम था। अब बात ये थी कि वे दोनों घड़े काफी पुराने हो चुके थे और उसमें से एक घड़ा फूट गया था। किसान जब तालाब से पानी भरता तो वे फूटे घड़े में से पानी रसने लगता। किसान जब घर पहुंचता तो 2 घड़े में पानी के जंग 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता। जो घड़ा सही था उसे इस बात पर बहुत घमंड था। देखो, मैं तो किसान का पूरा काम करता हूँ, उसकी मेहनत जाया नहीं जाने देता, और एक तुम हो जो किसी काम के नहीं हो। किसान को जब सच का पता चल जाएगा तो वे तुम्हें फेंक देगा और किसी नए घड़े को ले आएगा। यह बात सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। वे सोचता कि बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, पर मेरी वजह से उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। आखिर मैं किस काम का हूँ? एक दिन उसे रहा नहीं गया, उसने किसान से कह दिया, मालिक, आप इतनी मेहनत करते हो, पर मेरी वजह से आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। आखिर मैं किस काम का हूँ? किसान मुस्कुराया और बोला, अरे तुम इतना दुखी क्यों होते हो? मन छोटा मत करो। अगली सुबह जब हम फिर से तालाब से पानी भरकर लौटेंगे तो रास्ते में एक चीज देखना, फिर बात करेंगे। अगली सुबह किसान फिर वही काम करने चल पड़ा। डंडे पर दोनों घड़े लटकाए, तालाब गया, पानी भरा और वापस चल पड़ा। रास्ते में लौटते वक्त रास्ते किनारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वह फूलों को देखकर फूटे घड़े का दिल खुश हो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी उदासी दूर हो गई। घर पहुंचकर किसान ने फूटे घड़े से पूछा, कैसे लगे फूल? अच्छा लगा ना? फूटा घड़ा बोला, हाँ मालिक, रास्ता तो बहुत सुंदर लग रहा था, पर फिर भी उदास हूँ। आज भी आप पूरा पानी लेकर चले थे, पर घर से 1.5 घड़ा पानी ही पहुँच पाया। आपकी मेहनत तो फिर आधी रह गई ना? किसान ने प्यार से कहा, अरे तुम इतना दुखी क्यों होते हो? मन छोटा मत करो। अरे तुम इतना दुखी क्यों होते हो? मन छोटा। लटकाए, तालाब पानी भरा और वापस चल पड़ा। रास्ते में लौटते वक्त रास्ते के किनारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वे फूलों को देखकर फूटे घड़े का दिल खुश हो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी उदासी दूर हो गई। घर पहुंचकर किसान ने पूछा, कैसे लगे फूल? अच्छा लगा ना? फूटा घड़ा बोला, हाँ मालिक, आज रास्ता तो बहुत सुंदर, फिर भी उदास हूँ। आज भी आप पूरा पानी लेकर चले थे, पर घर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुँच पाया। आपकी मेहनत तो फिर आधी रह गई ना? हाँ। किसान ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है वे सारी फूल तुम्हारी ही वजह से खिले, तुम्हारी ही तरफ क्यों खिले थे यह पता है? क्योंकि मेरे को बहुत पहले से पता था कि तुम फूट चुके, इसीलिए मैं बाजार गया, वहाँ से बीज लाए और पूरे रास्ते में जिस तरफ तुम लटकते हो वहाँ वो बीज बो दी। जब भी तुमसे पानी टपकता वो बीज से। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम आयुषी कुशवाहा। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कि नन्ही सी चिड़िया। चलिए
कहानी के सफर में चलते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे जीव जंतु पक्षी हुआ करते थे। एक बार किसी कारणों की वजह से जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी वहां पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं इन सबकी मदद करती हूँ। तभी चिड़िया पास के नदी में से अपनी चोंच में पानी भरकर उस भयंकर आग में डालने लगी। चिड़िया ये सब बार बार कर रही थी। वहां सा एक जा रहा उल्लू ये सब देख रहा था। उल्लू सोच रहा था कि ये चिड़िया कितने मूर्ख है। उल्लू उस चिड़िया के पास गया और कहा कि ए चिड़िया, तुम कितने मूर्ख हो। भला कोई अपनी चोंच के पानी से इस इतने भयंकर आग को बुझा सकता है क्या? चिड़िया ने प्यार से कहा कि मुझे पता है कि आग मेरे प्रयास से नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उल्लू बहुत शर्मिंदा हुआ और उस चिड़िया से उसने माफी मांगी और उल्लू भी उस चिड़िया के साथ मदद करने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर में उन लोगों की मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम अनुकृति द्विवेदी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेहनत का फल ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो पर जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। एक गांव में राज और मनोज नाम के 2 मित्र रहा करते थे। राज भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था और वो बहुत मेहनती था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदते हैं और उस जमीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा जमीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राज कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहता था। राज मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई और फसल काटने का समय भी आ गया था। दोनों ने जाकर फसल काटी और उसे बाजार में जाके बेच दिया। उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले थे। घर वापस लौटते समय मनोज ने राज से कहा कि इस पैसों में से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। मनोज की ये बात सुनकर राज बोलने लगा कि नहीं, इस पैसों में से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए? इस बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं।
सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और एक एक बोरी गेहूं दे दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों गेहूं और कंकड़ अलग करके लाओ, तभी मैं निर्णय करूंगा कि किसको ज्यादा पैसों में से किसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मनोज पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ अलग करता है। वहीं दूसरी तरफ राज गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में जाता है और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगता है। अगले दिन सुबह मनोज गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज वैसी की वैसी बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने राज से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम यशस्वी सिंह, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सूरज और हवा। एक बार की बात है, सूरज और हवा आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वे सबसे ताकतवर हैं। हवा बोली, मैं सबको उड़ा सकती हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। सूरज मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं सबको गर्मी में पसीने दिला देता हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी दोनों ने देखा कि नीचे सड़क पर एक आदमी अपने कंधे पर साल ओढ़े चल रहा था। हवा बोली, चलो जो इस आदमी के साल को सबसे पहले उतार दे वही सबसे ताकतवर है। सूरज ने बात मान ली। सबसे पहले हवा ने जोर जोर से चलना शुरू किया। तेज तेज से हवा चली, घूम घूम कर आई, पर आदमी ने क्या किया, वह अपने साल को और कसकर लपेट लिया ताकि वह हवा से बच सके। हवा थक गई लेकिन साल नहीं उतरी। अब बारी थी सूरज की। सूरज ने अपनी धीरे धीरे गर्मी बढ़ाई। हल्की सी गर्मी पे आदमी ने पसीना महसूस किया। फिर सूरज और तेज चमका। आदमी को गर्मी लगी और उसने खुद ही अपना साल उतार के अपने हाथ में ले ली। हवा मान गई कि सूरज की शक्ति उससे अधिक है। सूरज ने हंसते हुए कहा, ताकत का मतलब हमेशा जोर नहीं होती, कभी कभी नरमी और समझदारी भी काम आती है। सीख, कोमलता और नरमी से भी काम हो सकता है। हमेशा जोर लगाना ही ताकत नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद यशस्वी। अब मैं दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूंगी जिनका नाम रिद्धि मिश्रा है और जिनकी कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम रिद्धि मिश्रा है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक शेर और चूहा। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था।
धन्यवाद रिद्धि। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को फिर गिनती आई, दुनिया को फिर गिनती आई। क्या आप सबको पता है कि हम ये गाना क्यों गा रहे हैं? क्योंकि आने वाले हमारे तीसरे प्रतिभागी मानसी कुमार, जिनकी कहानी का शीर्षक भी कुछ इसी तरह है, शून्य का महत्व। आरंभ का आधार है शून्य, गणित का आधार है शून्य, शून्य ही है परम ब्रह्म, जीवन मृत्यु का सार है शून्य। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम मानसी कुमार है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शून्य का महत्व। एक समय की बात है, सभी अंकों की सभा हो रही थी। उस सभा में शून्य नहीं आया। कर्तज्ञ ने पूछा, शून्य कहाँ है? शून्य कहाँ है? सारे अंकों ने कहा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कर्तज्ञ ने कहा, जाओ ढूंढो शून्य को। सारे अंक ढूंढने लगे, शून्य है, शून्य है। कर्तज्ञ ने देखा कि शून्य एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। कर्तज्ञ ने क्या कहा, क्या हुआ शून्य, तुम यहाँ पे क्यों छुपे हो? शून्य रोने लगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है। कर्तज्ञ ने कहा, इधर आओ। शून्य, तुम एक के दाएं खड़े हो। शून्य खड़ा हो गया। कर्तज्ञ ने सभी अंकों से पूछा, बताओ ये कौन सा अंक है, ये कौन सा अंक है? सारे अंकों ने कहा 10, 10। कर्तज्ञ ने कहा, देखा शून्य, तुम्हारा कितना महत्व है। अगर तुम किसी भी अंक के दाएं ओर खड़े हो जाते हो तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। शून्य ये सुनकर खुश हो गया। इस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि कोई किसी से कम नहीं होता, सबका अपना अपना महत्व होता है। इससे हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। शून्य ही तो शांत है, शून्य ही तो शशांक है, शून्य ही तो शिव है, शून्य ही तो संसार है, शून्य ही तो संसार है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद मानसी, आपने अपनी कहानी के द्वारा शून्य का सही महत्व दिखाया। अब मैं चौथे प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनका नाम विराज भांस्कर, और इनकी कहानी का शीर्षक सच्चा ज्ञान है। ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ जाए मंदिर वहीं बन जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम विराज भास्कर है। मैं कक्षा 1 से आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सच्चा ज्ञान। एक बार ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वहाँ नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर योगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उत्सुकतावश उसने भी संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान के बाद बाल ग्वाल भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। सांस प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई।
मैं पांचवें और अंतिम प्रतिभा गण एवं मेरे प्रिय साथियों, शुभ प्रभात। मेरा नाम हर्षिका कुमारी, कक्षा 1 खंड ब की छात्रा हूँ। आज मैं कहानी वाचन प्रतियोगिता में एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वार्थी मछली। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर तालाब था। उस तालाब में कई तरह की मछलियाँ रहती थी, लाल, नीली, पीली, छोटी और बड़ी। सब मछलियाँ आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। वे हर दिन साथ खेलती, तैरती और छोटी छोटी बातें करती। उसी तालाब में एक बहुत सुंदर मछली रहती थी, जिसका नाम था नीलिमा। उसके शरीर पर नीले और चांदी जैसे चमकदार स्केल थे। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती तब वह हीरे की तरह चमकती थी। लेकिन नीलिमा में एक बुरी आदत थी, वे बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। वे हमेशा कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो हमेशा कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम सब मुझसे पीछे हो। बाकी मछलियाँ उसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन तालाब में एक बड़ा जाल गिरा। पास ही कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आए थे। सभी मछलियाँ डर गई और वे इकट्ठा हुई और बोली, हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। एक बूढ़ी मछली ने कहा, हम सब तैरते हुए जाल को एक दिशा में धकेले तो हम सब बच सकते हैं। सभी मछलियाँ ने उसकी बात मान ली और जाल को धक्का देने लगी। नीलिमा ने यह देखा पर बोली, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेली ही काफी हूँ। बाकी मछलियाँ एकजुट होकर जाल से बाहर निकल गई। नीलिमा फंसी रह गई। जब मछुआरे जाल ऊपर खींचने लगे तो नीलिमा रोने लगी और बोली, काश मैं अपने दोस्तों की बात मान लेती, काश मैं स्वार्थी न होती। बूढ़ी मछली ने बाकी दोस्तों से कहा, चलो हम सब उसे भी बचा सकते हैं, सब मिलकर धक्का दो। बाकी मछलियाँ वापस आई और जाल काटकर नीलिमा को बाहर निकाल दिया। नीलिमा बहुत शर्मिंदा हुई और अपने दोस्तों से माफी मांगने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर ही रहने से हम मुसीबत को पार कर सकते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरी समय पे हमारा साथ देता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद हर्षिका। निर्णायक गण की हमारे प्रथम भाव और हमारी प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी थे। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित करती हूँ। And encouragement. May I now request our respected principal sir and esteemed judges to please come on stage. We would be honored to have you address the audience and share your reflection on today's wonderful performance. So, Ajit sir, can you start with you? धन्यवाद मैडम। सम्मानित प्राचार्य महोदय, अभिभावकगण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, प्रतियोगिता प्रभारी आयशा मैम, प्राची बहल मैम तथा प्यारे बच्चों, आज के इस अंतर सदनीय कहानी वाचन प्रतियोगिता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो कहानियां हम लोगों ने सुबह से सुनी, कहानियों की एक लंबी श्रृंखला थी। करीब 50 से ज़्यादा कहानियां हम लोगों को सुनने को मिली और उन सारी कहानियों का जो उद्देश्य था, जो बच्चों ने उसका सार बताया, वह अपने आप में ही बेहतरीन था। और बच्चों ने कहानी के जो तत्व होते हैं, शायद सारे तत्वों को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से रखा
कि हमें कैसे वाचन करना है, हमें लास्ट में उसका उद्देश्य भी बताना है, कहानी को हम कहाँ कितना उतार चढ़ाव रखना है। अगर कोई उत्साह की चीज़ें हैं तो उसको जोश में बोलना है, कोई दुख की बातें हैं, संवेदना की बातें हैं, तो उसको हम कैसे प्रस्तुत करें, वह भी उनके आज के प्रस्तुतिकरण में देखने को मिला। और आज की जो नृत्य नाटिका थी उसकी तो जितनी तारीफ की जाए वह अपने आप में कम है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उन सभी बच्चों को आप प्रोत्साहित करें। बच्चों ने एक इतना सुंदर संदेश दिया पूरे समाज को, जो समाज में आज कुछ गिरावट आ रही है, बच्चों के इस नृत्य प्रस्तुति को देखकर आंखों में आंसू आ गए। और जहां तक हम सोच पा रहे हैं कि आप तमपेत कृतं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज डीपीएस के इस सभागार में सर्वप्रथम मैं विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और साथों ही साथ आज एक ऐसे सुखद अनुभव के साथ हम सब यहां पर कहानियों को सुन रहे थे और बच्चों की इस बाल भाव की प्रस्तुति का अवलोकन भी कर रहे थे। नन्हे मुन्ने छात्रों की प्रस्तुति जो कि बहुत ही अद्वितीय, अनुकरणीय और ज्ञानप्रद थी। हम सब देख रहे थे कि जिस तरह ये बाल भाव छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कहानी के माध्यम से बहुत गहरी सीख भी प्रदान कर रहे थे। कहानी को ऐसे भी एक ऐसी विधा माना जाता है कि जब कोई कठिन से कठिन चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं तो उसको कहानी के रूप से परिणित कर दिया जाता है, तो आराम से वो चीजें जीवन भर याद रहती हैं। तो आज हम सब यहां नन्हे मुन्ने छात्रों की मुखारविंदों से, चाहे वह पर्यावरणीय समस्या हो, चाहे वह अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना हो, चाहे हमें सच बोलना हो, चाहे वो कक्षा में अनुशासित रहने का हो, चाहे हमें अपने बड़े या बुजुर्गों के सहकर्मीगण, उपस्थित नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, देखिए विपूर्व के वक्ताओं ने आपको आज के कार्यक्रम के संबंध में बहुत सुंदर विवेचन किया है। देखिए कुछ भी हो, छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति बढ़िया दिया, उनकी अभिव्यक्ति अच्छी थी। यदि कुछ दोष था वह दोष हम स्वयं का था। हम लोगों ने जैसा उनको गढ़ा था वैसा ही उन्होंने प्रस्तुत किया, तो गढ़ने में थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई हैं। मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है और उनसे संबंधित शिक्षकगणों से भी अनुरोध है कि जैसे कहानी को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देना, कहानी को कभी बच्चा रुक गया, चले कभी कभी होता है रुक जाता है, लेकिन कभी कभी मैंने जिस तरह से उसमें उतार चढ़ाव आना चाहिए वो समय समय पर नहीं देखने को मिला। एक निर्णायक के सदस्य के रूप में मुझे इस बात पर जोर देना है कि हम, कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। मतलब जो यह है
वह यह है कि हम जो भी सिखाएं वह जो है चाहे थोड़ा ही सिखाएं लेकिन अच्छे से सिखाएं, क्योंकि आज प्रारंभिक है। प्रारंभिक ज्ञान जो होता है वही बेस होता है, और वह जब बेस मजबूत होता है तो वह जाकर के उसका जो उद्देश्य होता है वह जो है फलीभूत होता है। आज की जो प्रतियोगिता है इसका नाम अंग्रेजी में दिया गया है इंट्रा क्लास। देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, इंट्रा क्लास, इंटर हाउस, इंटर स्कूल। यह पहली प्रतियोगिता है जिसे हम इंट्रा क्लास कहते हैं। इंट्रा क्लास मतलब इंट्रा माने भीतर, कक्षा के भीतर ही आपकी प्रतिस्पर्धा है। फिर क्या होता है इंटर हाउस, अंतर सदनीय प्रतियोगिता होती है, ग्रुप समूह बन जाता है। हमारे यहाँ 4 समूह हैं जो नदियों के नाम पर दिए गए हैं, ठीक है ना। और फिर जो है हम ले जाकर के इंटर स्कूल में चले जाते हैं, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता। इन 3 प्रतियोगिताओं को जब हम आपके सामने रखते हैं तो हम यह उद्देश्य से रखते हैं कि हमारे द्वारा जो दिया गया छात्र है वह जो है एक दिन देश का, समाज का, राष्ट्र का नाम उज्जवल करेगा। Thank you, Rashi ma'am. Most respected grandparents, parents, judges, teachers, and all lovely children. After 55 beautiful stories and the advices given by the judges, beautiful comparing by the cultural secretary of the school, Adarsh and Pratyusha, and then followed by a dance by the little ones with a message. And we are having grandparents who willingly came forward and participated. So a huge round of thanks to the grandparents who made their way to the school. I would request all of you to please applaud for them. हम सभी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी जो आए हैं उनके प्रति हृदय से हम आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस तरह से ऐसे प्रोग्राम्स में ज़रूर शिरकत करें और हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। सभी ने तैयारी की, अभिभावकों ने तैयारी की, निश्चित रूप से क्लास टीचर्स ने क्लासेस में गाइड किया और उसका फल जो है वो आज हमें देखने को मिला। सभी बच्चे जो आए वो करीब करीब 40 बच्चों में से सेलेक्ट होके आए, तो दे आर ऑलरेडी विनर्स। वो सभी विजयी हैं। बच्चे सब बैठे हैं, चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू आर हियर, यू आर ऑलरेडी विनर्स, यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड देन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंटिंग योर स्टोरीज। वी लव्ड ईच एंड एवरी स्टोरी। अगर तोतली भाषा में बोली जा रही थी तो वो भी हमें अच्छी लग रही थी, और बाकी जो बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी निश्चित रूप से हमें सभी को हैरान किया और हमें एक अनुभूति दी कि इतने छोटे बच्चे भी अगर उनको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो निश्चित रूप से वो चीज़ों को समझते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि अगर हम अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखाएं, और शिक्षक हैं तो हमारी ड्यूटी और बढ़ जाती है। We need to guide our children properly to how to behave well in society. This is one of the learning objectives of NEP 2020.
NEP 2020 ने बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 इंट्रोड्यूस किया है और उसके अनुसार वो चाहते हैं कि 6 इयर्स प्लस में बच्चा क्लास 1 में जाए और इन छोटी क्लासेस में बाल वाटिकाओं में बच्चे उठना बैठना, रिस्पेक्ट देना, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, पोइट्री याद करनी, कविताएं याद करनी, कहानियां याद करनी और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आने वाले समय में आप लोग देखते जाएंगे कि किस तरह से टीचर्स इनको गाइड करते हैं। हमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना है कि आप बैठ के लिखें। अगर वो लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो निश्चित रूप से वो जब थोड़ी सी अपर क्लास में आएंगे, बाल वाटिका 3 तक आएंगे, तो वो उनकी लिखाई, उनकी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उनसे वो लिखना निश्चित रूप से सीख जाते हैं। कहानियां जो थी, I would advise the teachers to next time be little more vigilant कि कुछ कहानियां रिपीट हुई हैं और अगर रिपीट ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। खास करके मटके वाली कहानी काफ़ी बार आ गई, लेकिन हर एक बार जब भी आई हम लोगों ने उसको दिल से सुना। और कहानियां हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी को कहानी सुननी अच्छी लगती है और हम जितनी बार भी सुन लें, बंदर मगरमच्छ की कहानी सुन लें और इसी तरह की छोटी छोटी जो लघु कहानियां। और एक बात, जो कहानियां हैं जितनी आज हम लोगों ने सुनी, 55 कहानियां, वो सिर्फ हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं है। अगर आप दूसरे देशों के साहित्य पढ़ेंगे, जैसे रूस के लियो टॉल्स्टॉय हो गए, वो बहुत बड़े कहानीकार थे। अमेरिका में कई कहानीकार हुए हैं। We should not restrict our learning only to the Indian authors. पूरे विश्व से हमें शिक्षा लेनी है और जो इंस्पायरिंग पीपल हैं, अभी पुतिन जी आए हैं, रूस के प्रेसिडेंट इंडिया में, अगर उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी हैरान करने वाली चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से उनका बचपन जो था संघर्ष पूर्व था। His father was he was in the army and he took part in World War II. They were very poor, बहुत गरीब घराने से आते हैं और उनका जन्म भी जो हुआ था वो भी बड़े मुश्किल हालातों में हुआ था। उनके 2 भाई थे और दोनों ही, one died during the time of birth and the other one also died within 2-3 years of his life. और वहां से वो संघर्ष करते करते आज इस शिखर पे पहुंचे हैं। ऐसी कहानियों से हम बच्चों को अवगत कराएं एंड आई एम श्योर दे विल बी इंस्पायर्ड एंड इन द कमिंग डेज हमारे बीच के जो बच्चे हैं वो they will rise and they will shine. So many children have gone out of DPS Nikahi and are doing so well in life. सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, 4 जजेस बने हैं, सिविल जजेस बने हुए हैं, IIM द्वारा पास करके गए हुए हैं और कई बच्चे अपना एंटरप्रेन्योर में भी गए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं हमारे ये जो बच्चे आज बाल वाटिका 1, 2, 3 में जो दिखे, 1 में दिखे, ये अगले 20 साल में कहीं ना कहीं ऐसे जगह में होंगे जहां हम सभी को फक्र होगा कि ये हमारे बच्चे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और निश्चित रूप से जो बच्चों को प्राइज नहीं मिलेगा स्टेज से, प्लीज निराश ना हो। यू ऑल वे वेरी गुड, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your guidance and uplifting the spirits of the young learners that we have today with us. Now, to formally convey our gratitude to everyone who contributed to the success of today's event, may I now invite our junior head girl to present the vote of thanks.
So please come forward. To deliver the vote of thanks on behalf of our school on this wonderful occasion of the intra-class Hindi storytelling competition. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Principal Sir for gracing this occasion with your presence. Your inspiring words have truly motivated us. I would like to sincerely thank our judges for providing the vision and support to make this event successful. A big thanks to our teachers for their relentless efforts in the organizing this event. To our dear students, thank you for your wonderful performances, enthusiasm and discipline throughout the event. You all brought life and joy to today's program. A special thanks to all parents and guests who joined us today. Your encouragement and presence means a lot to us and make every celebration more meaningful. As we end this event, let us carry the positive spirit forward. Thank you all once again, and I wish everyone a pleasant day ahead. Thank you. दिल में बस जाती है, कभी प्रेरणा देती है, कभी मुस्कान और कभी जीवन का नया सच दिखा जाती है. With this beautiful thought, let's move ahead to one of the most awaited moments of our event, the prize distribution ceremony. Now, to give away the prizes, I would request all the judges and Principal Sir to be, to facilitate the prizes. And I would like to request Aisha ma'am to please come forward to announce the prizes. Good afternoon, everyone. Thank you, Prachi ma'am. So we will now announce the winners from Bal Vatika 1, Bal Vatika 2, Bal Vatika 3 and Class 1. Covering all 4 periods, 1 winners from each segment. So let's begin this wonderful journey of joy, applause and celebration. From Bal Vatika 1, let us start with our youngest storytellers, the tiny voices that fill our morning with innocence and wonder. So, I would like to invite Bimla and Prachi ma'am to coordinate. From Bal Vatika 1, 4th prize goes to Mayank Ranjan, Bal Vatika 1A. Mayank Ranjan from Bal Vatika 1A. 3rd prize goes to Shriyansh Vishwakarma from Bal Vatika 1C. Shriyansh Vishwakarma. 2nd prize goes to Vivan Singh Somvanshi from Bal Vatika 1C. Vivan Singh Somvanshi. And the 1st prize goes to Shriyan Shahu from Bal Vatika 1C. A big round of applause for our little narrators of Bal Vatika 1. Shriyan Sahu from Bal Vatika 1C, he secured 1st prize. Shriyan Sahu. A big round of applause for our little narrator. Now Bal Vatika 2. Now moving on, our cheerful and expressive storytellers of Bal Vatika 2. 4th prize goes to Kanak Gupta from Bal Vatika 2B. Kanak Gupta, Bal Vatika 2B. 3rd prize goes to Prajal Tiwari from Bal Vatika 2B. And Shambhavi Singh Thakur from Bal Vatika 2C. They both secured 3rd prize. Now the 2nd prize goes to Suryan Sharma from Bal Vatika 2C. Suryan Sharma. They are very excited. Now the